Hello everyone, welcome to Engineer Career Point, and this video is for all the ones who are preparing for the position of Sub Inspector in Telecom Department JNK. Now you see, जब भी आप किसी एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं, यू अंडरस्टैंड कि जो बॉडी आपका एग्जामिनेशन को ऑर्गेनाइज करती है JKSSB, रिसेंटली उन्होंने 19 अप्रैल को एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया था फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर असिस्टेंट। और आप लोगों ने देखा होगा कि स्टूडेंट्स ने बोला कि बहुत डिफिकल्ट लेवल था, मतलब अच्छा टफ लेवल आया है एग्जामिनेशन का। वंस आई मेड अ थॉर एनालिसिस, मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी कहाँ से आए गए हैं। देवर अप्रॉक्सीमेटली 14 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे इन द एग्जामिनेशन ऑफ जूनियर असिस्टेंट। और अब आपके मैक्सिमम आई कैन एक्सपेक्टर्स की सब इंस्पेक्टर में भी आपके 10 क्वेश्चंस मैक्सिमम इतने जा सकते हैं। सो ऑब्वियसली हमें टॉपिक्स को समझना पड़ेगा कि कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं। डिफिकल्टी लेवल क्यों था? डिफिकल्टी लेवल इसलिए था बिकॉज इन दोज 14 क्वेश्चंस आपके पास 3 ऐसे टॉपिक्स थे जो बहुत रेयर पूछे जाते हैं। 3 से भी मैं आपको 4 बता देती हूँ किस तरह के थे। जैसे पंक्चुएशन होता है, बहुत कम पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन पंक्चुएशन का था। सेकेंड क्लॉजेस, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज आप लोग नहीं याद करते हैं, नहीं हम फेमिलियर करते हैं ज़्यादा। होमोनिम्स हो गए, होमोफोन्स हो गए, तो ज़्यादा उसके बारे में हम अंडरस्टैंडिंग कई बार बोलते हैं कि टॉपिक्स मेन को टारगेट करना शुरू कर देते हैं और इसकी डेफिनेशंस कई बार स्टूडेंट बहुत अच्छे से नहीं पढ़ता है। ये 3-4 टॉपिक्स है आपके क्लॉजेस को लेकर, पंक्चुएशंस को लेकर, होमोनिम्स को लेकर, होमोफोन्स को लेकर। और अगर आपको जेनरिक प्रोनाउन का क्वेश्चन भी पूछा गया है ना, दे हैव आस्क्ड इट इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। उन्होंने पूछा है कि किसमें से यहाँ पे अनएम्बिग्यूअस प्रोनाउन है। अभी आपको मैं एक एक क्वेश्चन करके उनके मीनिंग्स का थॉरो एनालिसिस करवाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून थ्रू द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस में जो भी आपको आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, यू कैन डाउनलोड द डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो द क्लासेस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। क्लासेस लगाए अपना, ताकि आपको बहुत अच्छे से आप अभी से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें। एंड एवरी सिंगल मार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। तो अभी से अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आप कोई भी सिंगल मार्क को मिस मत कीजिए एंड यू गिव योर बेस्ट, राइट। यहाँ पे अभी हम इंग्लिश के पोर्शन को 100% टारगेट करने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक्स हैं, यू विल सी। जो टॉपिक्स हैं बाकी इजी है, टेंसेज हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, स्पॉटिंग एरर्स है, फिर इन द ब्लैंक्स है, बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। वो 4 क्वेश्चंस और वो भी स्टार्टिंग में दे दिए तो बच्चों को बहुत डर लगने लग पड़ा कि भाई बहुत डिफिकल्ट लेवल है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, आई विल मेक यू लर्न कैसे आपको वो टॉपिक्स की क्लैरिटी चाहिए, और बाकी हम टॉपिक्स क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, पहला क्वेश्चन आपको क्या आ जाता है, खुद से मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करना। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली पंचुएट्स द सेंटेंस। और यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, हमें प्रॉपर पंचुएशन फिल इन करनी है। सेंटेंस है द प्रपोजल विच वॉज सबमिटेड लास्ट वीक हाउएवर रिक्वायर्स फर्दर रिवीजन। एक तो कई बार आप जब बोलते हैं, जैसे कुछ वर्डिंग्स होती है ना, हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट आने वाला है। अगर आपको बाकी सेंटेंस से ज़्यादा फेमिलियरिटी नहीं होती है, तो जब भी कोई ऐसा आ जाता है जिससे टर्निंग पॉइंट आने वाला है, उसके बेसिस पे आप कॉमा वगैरह ज़रूर लगाते हैं। आपको भी पता है एक फिक्स नंबर ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। एक्सक्लेमेटरी पढ़े होंगे, कॉमा पढ़े होंगे, फुल स्टॉप्स पढ़े होंगे, आपने सेमी कॉलन्स पढ़े होंगे, कॉलन्स पढ़े होंगे। तो पंक्चुएशन मार्क्स की एक बार फिर से लिस्ट देख लेना, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स इंपॉर्टेंट है। और कैसे, मैंने आपको बताया, जैसे कोई भी आ जाता है, हाउएवर आ गया, टर्निंग पॉइंट है, वाइल आ गया, टर्निंग पॉइंट है। तो जो टर्निंग पॉइंट्स वाले होते हैं उनके साथ हमें पंक्चुएशन मार्क जरूरी चाहिए होता है। एक एक करके पढ़ते हैं। द प्रपोजल विच वॉज, द प्रपोजल के बाद द प्रपोजल विच वॉज सबमिटेड, नहीं, विच ऑलरेडी क्या आ जाता है, हमारा कॉम्बिनेशन आ जाता है, इनडेफिनिट आ जाता है हमारा प्रोनाउन। अगर हम इसको अटैच करते हैं तो एक सिंगल सेंटेंस होना चाहिए, यहाँ पे कॉमा की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। द प्रपोजल विच वॉज सबमिटेड लास्ट वीक however requires, अब however से पहले और बाद में दोनों में कॉमा चाहिए ना हमें। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे नहीं कॉमा है, यहाँ पे तो है ही नहीं कॉमा, सिर्फ एंडिंग में दे दिया। तो इससे पहले वाला सिर्फ एक ही जगह पे हमें कॉमा मिला है, दैट इज योर C1, ठीक है। एक एक करके हम पढ़ते हैं क्या रीजन आ गया। अब आपको मैंने आपको बताया है, क्लॉजेस होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे आपको रिमार्क्स होते हैं जिसमें टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, उसके आगे और पीछे दोनों साइड्स पे हमें पंक्चुएशन मार्क की रिक्वायरमेंट थी। तो दोनों साइड्स पे आपको कॉमर्स चाहिए थे बिकॉज इट्स अ टर्निंग सिचुएशन। अब जो आ जाता है, द प्रपोजल विच वॉज सबमिटेड लास्ट वीक, कॉमा, however, comma, requires further revision, क्योंकि वहां पे pauses आए हैं।
अब यहाँ पे आपको एसेंशियल रूल्स कुछ पढ़ने हैं, बाकी क्यों हमारे सारे के सारे गलत थे, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो हर एक केस में किसी में हमें हावर से पहले कॉमा मिल रहा है तो किसी में हमें बाद में नहीं मिल रहा, और किसी में बाद में मिल रहा है तो हमें पहले नहीं मिल रहा। तो हमें ये चीज़ को ध्यान रखना है, टर्निंग पॉइंट्स के आगे और पीछे दोनों साइड्स पे पंक्चुएशन आएंगे। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। कुछ नया था बिकॉज पंक्चुएशंस भी बहुत कम पूछी जाती है, ज़्यादा फोकस वोकैबुलरी का होता है। दिस वाज अ वेरी फर्स्ट पेपर जहाँ पे पंक्चुएशन का पहला ही क्वेश्चन आ गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है, क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट क्लॉज नाम सुन के ही डर जाता है। क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्योंकि लास्ट टाइम कब लर्न की थी डेफिनेशन याद नहीं होगा। क्लॉजेस क्या था, होमोनिम्स क्या था, होमोफोन्स क्या था, ये हमने जूनियर क्लासेस में सभी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। जब हमने सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेडिकेट पढ़ा था, याद होगा आप लोग को। जैसे रोहन ईट्स एन एप्पल, अगर ये चीज़ याद है तो रोहन क्या आता था, सब्जेक्ट आ जाता था, ईट आपका वर्ब आ जाता था, एन एप्पल आपका ऑब्जेक्ट आ जाता था। और अगर आप रोहन के बाद वाला सारा पोर्शन लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद वाला वो सारा पोर्शन प्रेडिकेट आ जाता है। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट कभी पढ़ा होगा। अब उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है कि आपको सेंटेंस दिया गया है, व्हाट द कमेटी डिसाइडेड सरप्राइज्ड एवरीवन प्रेजेंट। ठीक है, तो हमें ये चीज़ बतानी है कि ये कौन सा क्लॉज है। क्लॉज में हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज़ें होती हैं। ऑब्जेक्ट हो ना हो क्योंकि वो लग में चला जाता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बन जाती हैं। अगर हमारा आ जाता है सब्जेक्ट और वर्ब, हमारा क्लॉज में होना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना है हमें। और जब हमारे पास फ्रेज आता है तो उसमें चाहे वो सब्जेक्ट, वर्ब या फिर आप बोल सकते हैं दोनों चीज़ें मिसिंग हो सकती हैं फ्रेज में। तो याद कर लो, पहली चीज़ तो क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चाहिए। ठीक है, और हमारा जो फ्रेज होता है उसमें सब्जेक्ट या वर्ब या दोनों चीज़ें मिसिंग हो सकती हैं। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन कल को फ्रेज भी पूछा जाता है तो आपने फ्रेजेस बोलते भी हो आप लोग। अब यहाँ पे एक आपने क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फ्रेज है व्हाट द कमेटी डिसाइडेड, राइट। अब यहाँ पे अगर आप चीज़ को देखते हो, ये कौन सा क्लॉज लगता है आपको। देखो डिफरेंट तरह के क्लॉज होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होते हैं, एडवर्बियल होते हैं, नाउन होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका क्लॉज आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट मिल रहा है कमेटी, और जब सब्जेक्ट मिल रहा है कमेटी किस में आ जाएगा, आपका नाउन में आ जाएगा। इसके लिए क्लॉजेस की एक सेपरेट में क्लास में जो कराऊंगी वो अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे उसी के बेसिस पे आपको क्लॉजेस की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी मैं ब्रीफली बता रही हूँ आप लोग को ताकि आपको कुछ पोर्शन क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो कमेटी किस में आ जाएगा, आपका नाउन क्लॉज में हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, नाउन क्लॉज कैसा होता है, जो फंक्शन करता है नाउन, एक सब्जेक्ट को लेता है, ऑब्जेक्ट को लेता है या कॉम्प्लीमेंट को लेता है। और ये ज़्यादा शुरू कैसे होता है, व्हाट, हु, हूएवर एक्सेट्रा, इन सब से ये स्टार्ट किया जाता है। तो क्या आ जाएगा, जो आपका व्हाट द कमेटी डिस्क्राइब्ड आ जाएगा, डिसाइडेड हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो कमेटी ने क्या किया, सब कुछ को आगे आगे जो इसका आंसर बनेगा वो वर्ब में चला जाएगा। ठीक है, व्हाट द कमेटी डिसाइडेड सरप्राइज्ड एवरीवन, सरप्राइज्ड वाला वर्ब में आ जाएगा, कमेटी वाला नाउन में आ गया आपका। तो इसकी अच्छे से क्लास लगाना, एक बार क्लॉजेस की अंडरस्टैंडिंग कर लेना। कुछ नया टॉपिक है, शायद आपने बहुत टाइम बाद सुना है तो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। ठीक है, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की अच्छे से PDF है, ये डॉक्यूमेंटेशन को आप डाउनलोड कर लेना ताकि आपको क्लैरिटी हो सके, आप खुद भी पढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है होमोनिम्स। होमोनिम्स याद है, कभी ध्यान से सुने हो। होमो मतलब होता था सेम, याद होगा। होमोनिम पढ़ा था, होमोफोन पढ़ा था। होमोनिम क्या होते थे, जो वर्ड्स की स्पेलिंग है ना या प्रोनाउंसिएशन क्या होती थी, दूसरे की तरह होती थी लेकिन मीनिंग सेम होता था। जैसे कई बार हम बोलते हैं बैंक, बैंक का मतलब होता है जहां से पैसे भी ले सकते हैं, हम नॉर्मल बैंक्स की बात करते हैं। और बैंक हम कई बार रिवर बैंक, कुछ एजेस की बात भी कर देते हैं, कोई किनारों को भी हम बैंक बोल देते हैं। अब इनके जो स्पेलिंग्स हैं सेम है लेकिन मीनिंग क्या है, डिफरेंट आ जाते हैं। तो होमोनिम्स क्या आ जाते हैं, वो वर्ड्स जिनके मीनिंग्स जो हैं डिफरेंट है लेकिन जो स्पेलिंग्स हैं वो सेम होते हैं। अब वो कह रहे हैं, इन दिस सेंटेंस द वर्ड बैंक is used as a homonym when compared to its use in the sentence below। अब यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया गया है,
शी डिपॉजिटेड द चेक एट द बैंक, मतलब उसने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया। यहाँ पे बैंक एज अ फाइनेंशियल एज अ जगह आ गई है। अब हमें बताना है कौन से होमोनिम, मतलब यहाँ पे दूसरी साइड पे बैंक हमें कहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे एक तो आ गया द पायलट हैड टू बैंक द एयरक्राफ्ट शार्पली ड्यूरिंग लैंडिंग, मतलब होता है कि पायलट को थोड़ा सा क्या करना पड़ा होगा, शायद टिल्ट करना पड़ा होगा, टेढ़ा करना पड़ा होगा, बैंक करना पड़ा होगा, क्योंकि लैंडिंग करनी है। अब ये बैंक और ये बैंक तो नहीं मिल रहा है भाई हमें, और ये बैंक का एग्जैक्ट मीनिंग भी नहीं आता है यहाँ पे। द चिल्ड्रन प्लेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर आफ्टर स्कूल, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो बैंक आ जाता है, बैंक ऑफ रिवर, किनारा आ जाता है, आपका साइड वाला आ जाता है, उसे बैंक ऑफ रिवर बोल देते हैं। तो ये बैंक तो हमें यहाँ पे होमोनिम मिल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल बैंक की तरह आ गया, यहाँ पे ये एक किनारे की तरह आ गया। द बैंक अप्रूव्ड द लोन, अब ये भी तो हमारा बैंक फाइनेंशियल वाला आ गया। और ही वर्क्स एट अ मल्टीनेशनल बैंक, ये भी बैंक हमारा सेम आ गया। तो ये दो तो हमारे सेम मीनिंग आ गए, तो ये होमोनिम हो नहीं सकते हैं इसके। इसमें ये प्रॉपर मीनिंग है नहीं, क्योंकि यहाँ पे टिल्टिंग को बताया गया है। तो एग्जैक्ट किस में आ रहा है आपका, सेकंड वाला। तो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो, होमोनिम्स क्या होते हैं हमारे पास। होमोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, मीनिंग डिफरेंट होता है, स्पेलिंग सेम होता है। बैंक का स्पेलिंग दोनों केस में सेम था, एक में इसको फाइनेंशियल बोला गया और एक में इसको पोजिशनिंग के लिए बोला गया, इसको एज अ साइड ऑफ द रिवर बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाता है, दूसरा साइड ऑफ रिवर आ जाता है। अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है इसमें। नेक्स्ट आ रहा है आपको होमोफोन। अब मैंने आपको होमोनिम बताया है अभी, होमोनिम में क्या था, आपका मीनिंग डिफरेंट आ गया और स्पेलिंग सेम आ गया। और होमोफोन में क्या हो जाता है, जिन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है दूसरे की तरह, लेकिन इनका स्पेलिंग या मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। मतलब बोलने में एक जैसे लगते हैं। साइट है CITE, SITE, SIGHT, तीनों को मैं साइट बोलूंगी, पर तीनों में स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है। होमो मतलब सेम, फोन मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग्स हर केस में हमारे डिफरेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है चूज अ सेंटेंस विच द करेक्ट होमोफोन हैज बीन यूज्ड। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस। अच्छा, यहाँ पे bear the consequences of their actions. She decided to compliment the dress with the matching scarf आ गया इसमें. The hikers were advised to pause the trail before midnight. Pause आ गया. He, लेकिन pause का pause ही रहता है यहाँ पे, compliment इसमें भी नहीं मिल रहा है. He could not cite a single example. Cite अभी मैंने आपको बताया, ये word है CITE, SITE और SIGHT, ये आपका आ जाता है। जैसे इसमें बेयर था, इसमें आपका कॉम्प्लीमेंट वगैरह सारा आ जाता है, इसमें कॉम्प्लीमेंट वर्ब आ गया, इसमें आपके पास पॉज आ गया, इसमें साइट आ गया। और होमोफोन किसका एग्जिस्ट करता है, साइट का बहुत अच्छे से एग्जिस्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइट का मतलब होता है कुछ मेंशन, जो परफेक्टली यहाँ पे ही कुड नॉट साइट, एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपने सेंटेंस को अच्छे से। देखो अब इसके आंसर्स अगर हम लिस्ट आउट करते हैं, होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स गाइस। साइट, 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 मैंने तीनों के एग्जांपल्स आपको दिए। बेयर का मतलब होता है अनकवर करना, बियर यहाँ पे लग नहीं यूज होगा। बियर तो क्या होता है, किसी चीज को बियर कर लिया, बहुत कोई नुकसान हुआ, दर्द हुआ, आपने बियर कर लिया, आपने झेल लिया उस चीज को, राइट। यहाँ पे आ जाता है कॉम्प्लीमेंट, तो तारीफ करनी होती है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, कंप्लीट करना हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट एक 90 डिग्रीज वाला आ जाएगा, एंगल्स बन गए आपके। और पॉज आ गया, रोक देना। अब इनमें से कोई भी चीज़ हमारी इतनी सेंस नहीं बन रही है। होमोफोन जो एग्जैक्ट हमें दिख रहा है दैट इज CITE वाला, जिसका मतलब होता है मेंशन करना, और ये इस सेंटेंस को परफेक्टली फिट इन भी कर रहा है और इसका मीनिंग भी बिल्कुल ठीक आ रहा है, साइट वाला। अगला करते हैं, क्वेश्चन 4 पे आ जाओ, क्वेश्चन 5 हमारा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, अब ये 4 जो पहले क्वेश्चन है ना, ये थोड़े लेवल आप बोल सकते हैं कि थोड़ा टफ था, बिकॉज होमोनिम्स क्या थे, अब याद होना चाहिए होमोनिम्स क्या थे, जिनकी हमारी मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, स्पेलिंग सेम आ जाती है। होमोफोन्स
प्रोनाउंसिएशन सेम आती है, लेकिन इनके स्पेलिंग्स और मीनिंग्स क्या हो जाते हैं, डिफरेंट आ जाते हैं। इससे पहले आपने क्लॉजेस पढ़े जो कि मल्टीपल कैटेगरीज के आ जाते हैं, डिपेंडेंट आते हैं, इंडिपेंडेंट आते हैं, नाउन आते हैं, एडवर्बियल आते हैं। तो आपको क्लॉजेस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट अच्छे से पहले पढ़ना पड़ेगा। और पंक्चुएशन से पहले क्वेश्चन नए थे। अब ये था आपका डिफिकल्टी लेवल, जिसको मैं जेन्युइनली बोल सकती हूँ कि अगर आपको लोग को नहीं पढ़ा है तो हाँ थोड़ा टफ लग सकता है। लेकिन बैक टू बेसिक, अब ये क्वेश्चन पढ़ोगे, चूज द सेंटेंस इन विच द प्रोनाउन यूसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट। प्रोनाउन पे क्वेश्चन है कि प्रोनाउन कहाँ पे ठीक आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका देयर असाइनमेंट। आपको लगता है ईच के साथ देयर लगना चाहिए? नहीं, ईच के साथ मुझे लगता है ईच वन पर्सन के लिए होता है, तो देयर यहाँ पे क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। इसको अच्छे से पढ़ो। Neither of the proposals achieved their attendant, neither के साथ क्या होना चाहिए, neither के साथ भी their क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। और अगर आपको neither nor वाले रूल्स याद है, रूल्स की PDF है 101 रूल्स ऑफ इंग्लिश की, उसको याद से देखो करो, चेक करना। जब आपने सारी ग्रामर कर ली है आपकी बहुत हेल्प होगी। एवरी एप्लीकेंट शुड ब्रिंग हिज और हर, हाँ ये ठीक लग रहा है क्योंकि ये यहाँ पे एवरी एप्लीकेंट हिज और हर बिल्कुल सही यूसेज बता रहा है। एवरी के साथ, एप्लीकेंट के साथ या तो हिज या हर, डबल नहीं है। द कमेटी रीच देयर डिसीजन, भाई देयर डिसीजन भी नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो हमारे पास एक में ही ग्रामेटिकली फिट है, वो है सी ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको सिर्फ इतना कहा गया था, कहाँ पे प्रोनाउन, प्रोनाउंस क्या होते हैं जो नाउन की रिप्लेसमेंट में यूज किए जाते हैं, और कहाँ पे यूसेज बिल्कुल ठीक किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा। नीचे एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स्थ। अब सिक्स में भी क्वेश्चन पूछने का तरीका बस थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बहुत ईजी पूछा गया है। अब कई बार होता है जेरेंट के साथ फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिए, बच्चों को जेरेंट का मतलब नहीं पता है तो नहीं भर पाओगे। जेरेंट होता है आईएनजी के साथ, एक ही ऑप्शन आईएनजीज में दिया होगा, आईएनजी भरना है। मतलब व्हाट दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इज, इन्होंने बहुत आपको बेसिक से कुछ वर्ड्स, वोकैबुलरी दिए हैं, जिसके बेसिस पे दे वांटेड, दे एक्सपेक्टेड कि आपको मीनिंग्स आते होंगे। तभी अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस होता है कि जहाँ पे हमें कंफ्यूजन नहीं आती है। एम्बिगुअस होता है हिडन मीनिंग। कई बार हम शी किसके लिए लगा रहे हैं, पहली वाली लड़की के लिए या दूसरी वाली लड़की के लिए, जब दो गर्ल्स मेंशन हो, जब हमें कंफ्यूजन डिपिक्ट कर दी जाए उसे बोलते हैं एम्बिगुअस स्टेटमेंट। और यहाँ पे अनएम्बिगुअस करना चाहते हैं, मतलब जहाँ पे प्रोनाउन जहाँ पे फिलअप हुआ है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। When Sarah met Lina, she was already upset. अब she तो है दो गर्ल्स के लिए, अभी बताया, लेकिन कौन सी के लिए मेंशन है हमें ये समझ नहीं आ रहा है। The students informed the teacher that they would submit the project report. अब ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए दे लगाया गया है, ये ठीक है क्योंकि टीचर सिंगुलर है तो या तो ही लगेगा या शी लगेगा, लेकिन मैंने आपको जेंडर न्यूट्रल प्रोफेशंस के लिए क्या बताया हुआ है, हिज लगता है। राहुल टोल्ड अमित, अब राहुल भी है अमित भी है, दो मेल्स हैं, ही लगा हुआ है, हमें क्लियर नहीं है, इसमें भी क्लियर नहीं है। आफ्टर द रिपोर्ट वॉज रिवाइज्ड इट वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय द एडिटर। अब रिपोर्ट है, इसके लिए इट लग गया, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। ये वाला इट वॉज क्रिटिसाइज, रिपोर्ट के लिए आ गया, इट वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय द एडिटर। लेकिन यहाँ पे ये चीज की कंफ्यूजन क्या आ रही है, क्या ये रिपोर्ट के लिए है, क्या ये रिवीजन के लिए है, इन दोनों में ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये भी हमारा एक कंफ्यूजन ट्रैप था। तो डी और बी में बच्चा कंफ्यूज होता है, लेकिन बी इज ऑलवेज अ बेटर वन, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है प्लूरल के साथ हमें दे मिल गया, सिंगुलर का यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द राइट चॉइस फॉर अस। नेक्स्ट आ रहा है आपका सेवेंथ। इसमें आ जाता है आपको आर्टिकल्स के बेसिस पे चूज अ सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ आर्टिकल्स इज ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट, कि यहाँ पे हमारा आर्टिकल कहाँ पे सही लगा है। और आर्टिकल्स आपको पता है कितने तरह के होते हैं, ए, एन और द। ए और एन आपके आ जाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, दी आ जाता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। लेट्स स्टार्ट। शी इज अ एक्सपर्ट, नहीं, अ एक्सपर्ट तो भाई बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एक्सपर्ट ए की साउंड है और ये वॉल की साउंड लगती है, तो ए के लिए क्या आएगा, एन आ जाएगा। अब आप लोग को लगता है AEIOU, लेकिन आपको सिर्फ वर्ड्स नहीं देखने हैं, आपको साउंड सीखने हैं। यूनिवर्सिटी यू से लिखी गई है लेकिन इसके साथ अ लगेगा। यूरोपियन ई से मेंशन है लेकिन अ लगेगा, क्योंकि हम साउंड पे फोकस करते हैं ना कि इनकी स्टार्टिंग में। ऑनेस्ट एच से स्टार्ट होता है लेकिन एन लगाते हो, क्यों, क्योंकि साउंड पे फोकस कर रहे हैं।
तो सिमिलरली क्या आ जाएगा, शी इज एन एक्सपर्ट होना चाहिए था, तो पहला तो भाई गलत हो गया। He was appointed the head of department after an extensive review process. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे भी, he was appointed the head of department, ये तो ठीक लग रहा है मुझे क्योंकि an extensive भी आ गया और the head of department भी आ गया। An honest administrator is essential for a effective, for an effective होना चाहिए था। The committee reached a unanimous decision after the long discussion। अब the long, द स्पेसिफिक था, हमें नहीं पता, अ लॉन्ग डिस्कशन होना चाहिए था। तो एक ही सेंटेंस जो है बिल्कुल फिट इन कर रहा है, दैट इज बी ऑप्शन। अब इसके लिए आपको सिर्फ बेसिक्स आर्टिकल्स पता होने चाहिए, उसके बेसिस पे यू कैन फिल इट इजीली। 8th आ रहा है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस अ लॉजिकल डिडक्शन अबाउट द पास्ट इवेंट। है ये टेंस बेस्ड कि कौन सा चीज है जो हमें पास्ट के बारे में श्योरिटी दे रहा है, तो आपको इसके लिए टेंसेस का आइडिया होना चाहिए। बट द वे दे आस्क्ड इज कि कौन से यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ोगे तो आप डिड्यूस कर पा रहे हो, मतलब समझ पा रहे हो कि पास्ट किसको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। पहला है, शी मे फिनिश द एक्सपेरिमेंट बिफोर द डेडलाइन। अब शी मे फिनिश द आ गया ना आपका, तो इसमें ये मे फ्यूचर के लिए भी आ सकता है, जरूरी नहीं है ये पास्ट के लिए आएगा। जो भी आपके वर्ड्स दिए गए हैं, मे है, शुड है, मस्ट है, कैन है, भाई ये सारे के सारे हमारे क्या आ जाते हैं, मॉडल्स। और मॉडल्स किसकी टाइप आती है, वर्ब्स की। टेंसेस, जब आप वर्ब्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेना, क्योंकि वर्ब्स की मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। आपके सिर्फ स्टैटिक और डायनामिक वर्ब्स नहीं होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव आपके आ जाते हैं, मॉडल्स आ जाते हैं, हेल्पिंग आ जाते हैं, मेन वर्ब्स आ जाते हैं। तो आपको मीनिंग समझने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के बेसिस पे आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब यहाँ पे देखो, शी मे फिनिश द एक्सपेरिमेंट, मे आ जाता है, ये फ्यूचर को भी पॉइंट कर सकता है आपका। ही शुड हैव इन्फॉर्म्ड, अब शुड हैव इन्फॉर्म्ड आपकी क्या आ रही है, रिग्रेट या कोई एडवाइस, कोई डिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं हम इसमें। कोई डिड्यूस करना क्या होता है, जब आपको बहुत बड़ी चीज से आप उसको निकालते हैं, डिडक्शन आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसमें ही शुड हैव इन्फॉर्म्ड भी नहीं बन रहा है। दे मस्ट हैव ओवरलुक्ड द क्रूशियल आइडिया। अब द मस्ट हैव ओवरलुक्ड आपका मस्ट हैव है और साथ में पास्ट पार्टिसिपल है, तो कुछ श्योर बता रहा है कि शायद कुछ पास्ट में हुआ होगा, क्योंकि सर्टेनिटी आ जाती है कि उन्होंने कर लिया होगा, ठीक है। दे मस्ट हैव ओवरलुक्ड, उन्होंने ओवरलुक किया होगा, और ये श्योरिटी बता रहा है। यू कैन सबमिट, ये तो भाई हमारा है ही प्रेजेंट की जेनरिक टॉप में, क्योंकि कैन आ जाता है तो ये तो हमारा लगेगा ही नहीं। तो सिर्फ सी हमें डिड्यूस कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट इन्फ्रेंस नहीं बोली थी, इन्होंने बोला था डिड्यूस करने के लिए कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो पास्ट की रिफ्लेक्शन कर रहा है। इन सब में पास्ट की रिफ्लेक्शन डिडक्शन सिर्फ हम सी में कर पा रहे हैं। दीज आर द मॉडल्स गाइस, अगर आप मॉडल्स पढ़े हैं आप लोगों ने तो ये आपकी बहुत हेल्प होती है। तो मॉडल्स पहले टॉपिक अच्छे से पढ़ना, इसके एक्सप्लेनेशंस को चेक करना, आप लोग को ईजी लगेगा, राइट। नेक्स्ट आ जाता है 9th, दैट इज अबाउट द स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जब आप करते हो वो आपका आंसर आता है। और याद रखना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में आपका जो सेंटेंस होता है, अगर वो प्रेजेंट में है वो पास्ट में चला जाएगा, पास्ट में है तो परफेक्ट में चला जाएगा, मतलब इसमें आपका टेंस चेंज होता है। अब देखो, सेंटेंस है आपके पास और ये इन्वर्टेड कॉमर्स भी खत्म हो जाते हैं। द प्रोफेसर सेड आई विल रिव्यू योर थीसिस टुमारो। अब ये टुमारो क्या बन जाएगा आपका, नेक्स्ट डे में। टेंस चेंज करना है तो विल किस में हो जाएगा आपका, वुड में। चेक करो, वुड में है, ये विल में है, ये वुड में है, ये वुड में है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट डे तीनों में है, दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। अब यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमें देखना है प्रोफेसर सेड दैट, ये हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स भी हटा रहे हैं, लेकिन जो आई हो जाता है, आई यहाँ पे ही में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही में जा रहा है, ही विल रिव्यू योर थीसिस नहीं आएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ही विल रिव्यू माई थीसिस। इसमें आपका सब्जेक्ट चेंज भी होना जरूरी है। अब देखो, बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव थे। डिफिकल्टी स्टूडेंट्स को इसलिए लगती है क्योंकि कई बार होते हैं ऑप्शंस के बेसिस पे इजी होता है हम आइडेंटिफाई करना, डिड्यूस करना, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ तक अगर आपको क्लैरिटी है तो भी आप बी और सी के पास, सॉरी ए और सी में ट्रैप हो रहे हो। तो यहाँ पे आपको योर और माई बचा रहा है कि कौन से, क्योंकि पता होना चाहिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपकी सब्जेक्ट कन्वर्जन होती है, राइट। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आई ही में जा रहा है, विल वुड में जा रहा है, योर थीसिस माई थीसिस में जा रहे हैं, और टुमारो आपका किस में जा रहा है, नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट आ रहा है आपको जम्बल्ड सेंटेंसेस।
whenever you do jumble sentences guys, तो आपको आइडेंटिफाई करना है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं इसमें, ठीक है। He worked hard to achieve his goals. अब पहले चारों सेंटेंसेस को एक्सटेंसिव रीडिंग करो, ऊपर से पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। He worked hard to achieve his goals. Success did not come easily to him. Eventually, his efforts paid off, and from a very young age, he was determined to succeed. देखो, जब भी आपको जंबल आ जाए, या तो आपको पहले नाउन ढूंढना है, या आपको एक ऐसी एग्जाम्पल को साइड करना है, years ago, centuries ago, in the past time, in the past life, कुछ ऐसा आपको स्टार्टिंग करना होता है जिससे आपके सीक्वेंस बनती है। जनरिक स्टार्ट करना होता है, जनरिक टू स्पेसिफिक जाते हैं। जंबल के रूल्स हैं, जंबल की अलग से वीडियोस हैं, उसको रेफर करना, जंबल सेंटेंसेस की अपने आप क्लैरिटी हो जाएगी आपको। लेट्स स्टार्ट नाउ। अब देखो यहाँ पे आपका फ्रॉम अ यंग एज, अब ही भी आ रहा है क्योंकि बाकी में ही वर्कड हार्ड हिज गोल्स, सक्सेस भी आ सकता है लेकिन हिम ऑलरेडी मेंशन होना चाहिए। इवेंचुअली तो एट द एंड रिजल्ट्स के लिए आ जाता है, जब आपका ऑर्डर खत्म होने वाला होता है ना, तो आपका इवेंचुअली आता है, क्योंकि इवेंचुअली इज अ एंडिंग स्टेज ऑफ द थिंग्स। तो आपका 4th बनता है स्टार्टिंग वाला, आपका जो 3rd बनता है वो एंडिंग वाला। पहले तो यही चेक करो मिल रहा है किसी में 4th और 3rd, ये आपको वैसे मिल रहा है, इसमें बहुत इजीली मेंशन है, लेकिन स्टिल यू कैन रीड एंड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस टू टेल योर आंसर्स कि आपने क्या किया। फ्रॉम अ वेरी यंग एज ही वाज डिटरमिन्ड टू सक्सीड। उसके बाद क्या आ रहा है, लेकिन सक्सेस का इसके बाद कहाँ मेंशन है, इसमें सक्सेस डिड नॉट कम इजीली टू हिम, ही वर्कड हार्ड टू अचीव हिज गोल्स, और इवेंचुअली रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर मोशन में स्टार्ट किया है। रूल क्या आ गया, पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट देखा फ्रॉम अ वेरी यंग एज, फिर उसकी स्ट्रगल के बारे में बताया, और सक्सेस वर्ड रिपीटिशन को देखा हमने। ही वर्कड हार्ड, यहाँ पे एफर्ट, और एंड पे रिजल्ट आ गया। तो जब हम जनरिक टू स्पेसिफिक देते हैं या हम एंड पे गोल पे पहुंच जाते हैं विद द इनिशियल स्टार्ट, इस तरह से हम जंबल को सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ लेट्स गेट विद द 11th वन। अब फिर से हमें रीअरेंज करना है, पैराग्राफ बनाना है, उसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे। द वेरी फर्स्ट यू हैव टू चूज कि जहाँ पे आपको नाउन आपको मेन दिख रहा हो। She practiced every day to improve her skills. As a result, अब ये as a result वाला भाई स्टार्टिंग में तो नहीं आएगा, तो सेकंड हमारा स्टार्ट में कहीं पे दिया भी नहीं है और सेकंड हमारा नहीं आएगा, ठीक है। She wanted to become a professional dancer. She good. Her dedication impressed her teachers. अब वही चीज आ जाती है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, उसका गोल क्या था, गोल क्या आ जाता है आपका, she वाला आ गया। She wanted to become a professional dancer, क्योंकि प्रोफेशनल डांसर यहाँ पे आपका स्टार्टिंग बात हो रही है, राइट। उसके बाद आपने देखा प्रोफेशनल डांसर के बाद कहाँ पे हो रही है, इसके लिए उसने क्या हार्ड वर्क किया। She practiced every day to improve her skills आ जाता है, and then her dedication impressed, और रिजल्ट हमारा at the end आ जाएगा। तो सेकेंड हमारा एंड पे आएगा, सेकेंड एंड पे, ठीक है। सबसे पहले 3rd है आपका, शी वॉन्टेड थर्ड आ गया, मतलब बी और 4th आपका कैंसिल हो गया। इसमें आपका क्या आ जा रहा है, 1st आया, 4th आएगा, तो इट विल बी शी वॉन्टेड टू बिकम अ प्रोफेशनल डांसर, हर डेडिकेशन नहीं, शी प्रैक्टिस एवरी डे। तो फर्स्ट आंसर आ गया आपका, ए इज आंसर। इसका रीजन आइडेंटिफाई कर लो। हाँ, यहाँ पे देखो गोल स्टार्ट है, एफर्ट है, फैक्ट है, और इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। गुड वन, इजी है आपके जंबल, बहुत इजी आए हैं, जंबल आपको टफ नहीं है, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट आते हैं। बट ट्राई एवरी काइंड ऑफ जंबल, और जंबल की सिर्फ कुछ सर्टेन ट्रिक्स हैं, उसके बाहर नहीं आते आपको, तो ईजी है टारगेट करना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट इज योर एरर आइडेंटिफाई करना है आपको सेंटेंस में। अब देखो ध्यान से पढ़ो, द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स बिफोर द डेडलाइन। स्टूडेंट्स है तो हैज कैसे आ गया, अब ये आ गया ना आपको वर्ब के बेसिस में, स्टूडेंट्स है तो हैव आ जाएगा। कौन से पार्ट में एरर है, एरर है बी पार्ट में, तो बस उसको कर दो हैज सबमिटेड गलत है, क्या होना चाहिए, प्लूरल है तो हैव सबमिटेड होना चाहिए, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपको। इट्स वेरी इजी, अगर आप खुद से भी पढ़ेंगे ना बाद में आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जा रहा है आपका, शी इज प्रोफिशिएंट डैश फ्रेंच एंड जर्मन। इसको ध्यान से पढ़ो और एक एक चीज को पहले आइडेंटिफाई करना। व्हाई आई वांट टू मेक यू लर्न दिस थिंग इज, जब भी आप देखो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ना आपके, फ्रेजल वर्ब्स पता है क्या होते हैं, जैसे आप बोलते हो एक वर्ब आ गया और एक प्रेपोजिशन आ गया, लुक आ गया वर्ब आ गया, इनटू आ गया प्रेपोजिशन आ गया। लुक इनटू किया मतलब मैं बहुत ध्यान से उस मैटर में देख रही हूँ, लुक आफ्टर किया तो मैं किसी की देख रेख कर रही हूँ, किक ऑफ किया मतलब मैंने किसी चीज़ को स्टार्ट कर दिया,
टेक अवे कर दिया मतलब चीज़ लेके जा रहे हैं, तो हर केस में एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन कंबाइन हो रही है। और ये प्रेपोजिशन और वर्ब जब आप दोनों चीज़ें पढ़ेंगे उसके बाद आपके फ्रेजल वर्ब्स आपकी लिस्ट होती है जो आपको अच्छे से पढ़नी होती है। अब उसी में क्वेश्चन पूछा गया है शी इज प्रोफिशिएंट। अब ये शायद आपको आता भी होगा कि जब आप प्रोफिशिएंसी चेक करते हो हर एक के साथ डिफरेंट मीनिंग्स आ जाते हैं। जब प्रोफिशिएंट इन आता है मतलब आप उस चीज़ में क्या आ जाते हैं, मास्टरी आ जाती है उस फील्ड में, तो प्रोफिशिएंट इन बिल्कुल ठीक है। प्रोफिशिएंट एट भी होता होगा, वो कहाँ पे यूज होता होगा? देखो अगर प्रोफिशिएंट एट है ना तो वो यूज होती है जब आप किसी एक्टिविटी की बात करते हैं, और ज़्यादातर आप आईएनजीज प्रोफिशिएंट एट आ जाता है। सपोज मैं करूँ शी इज प्रोफिशिएंट एट कोडिंग, अभी मैंने बोला आईएनजी जैरेंट की तरह यूज हो गया, और साथ ही साथ अगर प्रोफिशिएंट एट है तो कोई ना कोई आपकी एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, वो फील्ड के लिए यूज किया जाता है आपका कोई सब्जेक्ट के अंदर, ये आपका कोई एक्टिविटी कोई एक्शन के लिए यूज किया जाता है आपका। प्रोफिशिएंट ऑन बहुत कम कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है आपका जब आप किसी स्पेसिफिक मशीन की बात करते हैं और विद आप टूल्स के साथ। जैसे अगर मैं बोलती हूँ ना कोई आपके ही इज प्रोफिशिएंट विद वायलिन आ गया, कोई भी विद गिटार आ गया, कोई टूल की बात करते हैं तो प्रोफिशिएंट विद आ जाता है, ऑन भी बहुत लिमिटेड यूज किया जाता है। मेन प्रोफिशिएंट इन और एट आपको पता होना चाहिए। इन और यहाँ पे अगर आ जाता है, इन आ गया फील्ड के लिए, एट आ गया किसी एक्टिविटी के लिए। इस तरह से आपको यूसेज करना है। स्किल्स और लैंग्वेजेस के लिए आपका इन यूज होता है। नेक्स्ट 14th आपका द लास्ट क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू डू इज बेस्ड ऑन योर वॉइस के बेस पे आता है। अब याद रखो डायरेक्ट इंडायरेक्ट में मैंने बोला था टेंस चेंज होता है, वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, बिकॉज मल्टीपल टाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों केसेस में टेंस चेंज करते हैं बट टेंस चेंज नहीं होता है वॉइस में। कैसे? द कमेटी विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अब यहाँ पे जो आगे सब्जेक्ट है और ये पीछे रिजल्ट्स वाला आ जाता है, ये इंटरचेंज हो जाता है आपका, ठीक है। तो रिजल्ट्स आगे आ जाएगा, द रिजल्ट्स will be announced, will be announced। अब देखो the results will be announced, are announced, will announce, will be announced होना चाहिए, will be announced, the committee will be announced। कमेटी नहीं आएगा, पहले रिजल्ट्स आएगा। देखो इसमें ऑपोजिट्स हो जाते हैं, जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस में चला जाएगा। और बाय लगना जरूरी है, कोई भी वर्ड को मिस नहीं करना होता। कई बार ऑप्शंस में कोई ना कोई वर्ड मिसिंग में दिया होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो क्या आएगा, द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय द कमेटी टुमारो। तो ये रहा हमारा, जिसमें विल बी हो गया और V3 फॉर्म आपकी यूज हो गई। दैट्स इट। आई होप आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशंस कुछ क्लैरिटी हुई हो। एंड इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द एंटायर क्लासेस अभी भी चल रही हैं, क्लासेस अपनी लगानी स्टार्ट करो ताकि एक एक टॉपिक के कंसेप्ट्स आप अच्छे से पढ़ पाओ। सिर्फ 4 कुछ क्वेश्चन से डिफिकल्ट भी इसलिए थे क्योंकि अगर आपको मीनिंग्स नहीं आते हैं, मीनिंग्स आते थे तो बहुत ईजी था, कोई डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि बेसिक ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बेसिक चंबल आपको आए हैं, बहुत ईजी हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और आपकी वॉइस भी बहुत ईजी है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऑब्वियसली दैट इज़ द ओनली नेगेटिव, अगर मैं बोलूँगी अगर आप प्रैक्टिस के बिना जाओगे। तो स्टार्ट योर सेशंस राइट नाउ, अभी से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। ईच एंड एवरी मार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। एक एक स्कोर, एक एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सिलेक्शन जर्नी में। सो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर टू द वेल। डॉक्यूमेंटेशन को डाउनलोड कर लेना, ओके, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स प्लीज ड्रॉप अप इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।